नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की कहानी हमें पीयूष ने भेजी है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आएगी। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मैं उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता हूँ। वैसे तो मेरी ड्यूटी दोनों ही शिफ्ट में होती है। मुझे 15 दिन नाइट शिफ्ट में गुजारने होते हैं और बाकी 15 दिन की नौकरी डे शिफ्ट में करनी होती है। जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पारी की शिफ्ट ड्यूटी लगी थी, तब से रात्रि में घर जाने में काफी देर हो जाया करता थी। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की रही होगी, जब तक बहुत जरूरी ना हो। रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान और संकरी गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंच तो सकता था, पर उन्हें पकड़ना मैं पसंद ना करता था, क्योंकि एक तो वहां घात लगाकर बैठे चोर उचक्कों का खतरा रहता, तो दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे उधर, जिनसे मुझे बड़ा डर लगता। इसीलिए हमेशा पक्की सड़क वाली मुख्य मार्ग से ही घर लौटा करता। अब एक बार क्या हुआ कि मुझे फैक्ट्री में काम करते करते काफी टाइम हो गया, क्योंकि उस दिन माल भरने के लिए गाड़ी आई हुई थी और उस माल को गाड़ी में लोड करने के चक्कर में मुझे फैक्ट्री में ही काफी रात हो गई थी। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी, मानो जोरों की बारिश होने वाली हो। रात के 12 बजने को आए हैं। पत्नी राधा भी मेरे बिना खाना नहीं खाती, खाली पेट, वह भी मेरी राह देखती होगी। यही सब सोचते और टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस संकरी और कच्ची गली की राह ले लिया, ताकि जल्दी से घर पहुंच सकूं। हालांकि मैं कभी भी इसे गली से जाना पसंद नहीं करता था, जिसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन क्योंकि उस दिन मैं काफी लेट हो गया था, तो मजबूरन मुझे उस गली के रास्ते को पकड़ना पड़ा। इतनी रात और ऊपर से यह सुनसान और संकरी गली मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे थे, मानो कोई अनजाना अनचाहा मेहमान चला आ रहा हो। उनकी तरफ वैसे मानव हो या यह कुत्ते बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं। यह जानवर किसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वह और सकरी हो चली थी। इतनी सकरी कि 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाई तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी सो अलग बड़े धैर्यवान होंगे इस गली के निवासी, जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीजें इस वक्त तेजी से चल रही हैं। एक तो मेरे दिमाग में बिना सिर पैर की बातें, और दूजेला में बढ़ते मेरे कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया, जहां एक मस्जिद पड़ता था। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोपू वाले लाउड स्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़े ही मुश्किल से दिख पा रहा था। पर मैं महसूस कर पा रहा था कि वहां अब बड़ी भीनी सी खुशबू फैली थी, साथ ही ठंड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी थी। अपनी धुन में मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक कोई तो न था। मेरे सपास यकायक यह किधर से आ गया? कौन है यह? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था। ना लूटना चाहता था मैं, और ना ही इंजेक्शन लेने का मन था। इसी संशय में मेरे कदम और तेज होने लगे, पर कदमों की वह आहट अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। अभी तक डरावनी होती, यह अंधेरी गली भी खत्म नहीं हुई थी। इसे पार करने में थोड़ा और समय लगने वाला था, पर अब मुझसे रहा ना गया और बड़ी हिम्मत करके पलट कर देख ही लिया। पलट कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से ऐसा लगा जैसे मेरे दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया हो। आधी रात को इस सुनसान सड़क पर मेरे अलावा लाल साड़ी में लिपटी हुई एक औरत मुझे दिखाई दे रही थी, और वह बड़े ही तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही थी। तेज कदमों से बड़ी चली आ रही उस स्त्री को देखकर जान पड़ रहा था, मानो उसे भी इस अंधेरी तंग गली का एकाकीपन डसने लगा हो। लाल साड़ी में लिपटी होने की वजह से उसे इस अंधेरे में भी आसानी से देख पा रहा था। मन को अब इत्मीनान हुआ और शांत चित्त होकर सहजता से आगे बढ़ता रहा। अचानक से महसूस हुआ जैसे वह स्त्री ठीक मेरे पीठ पीछे खड़ी होकर मुझे आवाज लगा रही हो, थोड़ा रुकिए। अचानक मैं दोबारा पलटा देखा कि सच में पीठ पीछे खड़ी वह तरुणी मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। तीखे नैन नक्श, ओजस्वी चेहरा, सुराहीदार कमर पिंडलियों तक छूते, सुनहरे घने बाल, कद काठी से वह कोई अप्सरा मालूम पड़ रही थी।
लाल साड़ी में खड़ी वह स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने पूछ लिया, जी कहिए क्या बात है। जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए, अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। तब पता चला कि हम दोनों की हालत एक जैसी ही थी। मैंने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़े जा रहे थे। इतनी रात गए, इस सुनसान में वह भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण मैंने उस स्त्री से जानना चाहा, परंतु कोई उत्तर न मिला। फिर मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ पल के बाद जवाब आया, वह मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसीलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। आप भले आदमी लगे, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे। होली किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। मेरे मुंह से अनायास निकला, क्या है यह? उस स्त्री ने जवाब दिया, आप इसे पहन लीजिए, यह आपके काम आएगा। आपको डर भय से ऊपर ले जाएगा और बूढ़ी ताकतों से भी बचाएगा। उसे साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसका। मैंने कहा, देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब दकियानूसी बातों में यकीन नहीं करता, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे मुझसे दूर रखें। मैंने बेरुखी पूर्ण जवाब देकर उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। पर एक बात गौर करने लायक थी कि मेरे इतने बेरुखी भरे रवैये के बाद भी वह स्त्री तनिक भी विचलित न हुई और बिल्कुल शांत चित्त होकर खड़ी रही। उसके साथ के व्यवहार पर मुझे भीतर से आत्मग्लानि भी महसूस हो रही थी। हालांकि मुझे पता था कि मैंने जो भी किया सही किया। गली भी अब खत्म होने वाली थी और पक्की सड़क मैं अपने सामने देख सकता था। तभी वह स्त्री रुकी और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा, और मुझे कहा, कुछ जरूरी सामान घर पर ही भूल गई हूं, इसीलिए वापस जाना पड़ेगा। और वह वापस गली के भीतर लौटने लगी। उसके साथ चलकर मैंने उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो बड़ी विनम्रता से उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे से विदा लेकर हम दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। घर आकर हाथ मुंह धोया। पूरा बदन दर्द से दुख रहा था और शायद हल्का बुखार भी था। मेरे कदमों की आहट से राधा भी जाग चुकी थी। मुझसे खाना खाने के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया और उसे खाने को बोलकर बिछाव पर चला गया। सुबह 5 बजे से मेरी दिनचर्या शुरू हुई। तड़के तड़के उठकर सुबह का व्यायाम, नहा धोकर बेटे को स्कूल पहुंचाना, फिर खुद नाश्ता करके फैक्ट्री के लिए निकलना। फैक्ट्री में काम का दबाव होने की वजह से कब सुबह से दोपहर हो गया पता ही ना चला। लंच टाइम हो चुका था और मेरे सहकर्मियों ने मुझे खाना खा लेने को कहा। फिर आपस में बतियाते हुए हम लोग अपना खाना खत्म करने लगे। बातचीत के क्रम में मैंने सामने वाले दोस्त की अंगूठी देखी और बीती रात की सारी घटना आंखों के सामने तैरने लगी, जिसकी चर्चा मैंने अपने साथियों से भी की। फिर क्या था, सबको खिंचाई करने का, जैसे बहाना ही मिल गया हो। तुम इतने स्मार्ट हो ही तुमसे सगाई करना चाहती होगी, गिफ्ट समझकर रख लेते। आधी तरह तरह की बातें। जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर मैं वहां से खिसका और अपने काम में लीन हो गया। पर मन में सहकर्मियों की कहीं उलझ फुल बातें चल रही थीं। यही नहीं, वह बातें सही प्रतीत होने की गलत फहमी भी हो रही थी कि कहीं सच में मैं उसे पसंद तो नहीं आ गया, इसीलिए उसने अपनी अंगूठी मेरे तरफ बढ़ाई होगी और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। दैनिक उत्पादन का दबाव ज्यादा होने के कारण आज भी रात के 12 बज गए। पर आज साथ में एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी में मेरे साथ साथ हो लिया। थोड़ी दूर तक साथ चलने के बाद वह अपने घर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया और मेरे सामने फिर से वही संकरी गली थी। मैं उधेड़-बुन में था कि क्या करूं, क्या ना करूं, पता नहीं क्यों। पर फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद से जाना चाहता था। हाथ में टिफिन बॉक्स लिए मेरे उत्सुक कदम आगे बढ़े जा रहे थे। पर आज एक बात बड़ी अजीब थी, गली में एक भी कुत्ते नहीं दिख रहे थे। कहाँ गए सब? एक दिन में इतने परिचित हो गए, ये बेजुबान जानवर मुझसे आगे चलता हूं। मैं मस्जिद वाली से घूमा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से आवाज आई, जनाब जरा ठहरी। मैं ठिठक कर रुका। पलट कर देखा तो लहराते हुए सुनहरे बालों वाली ये वही स्त्री थी जो पिछली रात मिली थी। ललाट पर एक लंबी सी बिंदी लगाए और चेहरे पर तेज लिए काली साड़ी में वह मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक अजीब सा प्रकाश था उसके चारों तरफ और चेहरे पर अजीब सा आकर्षण।
उस स्त्री ने पहेली भरी मुस्कान के साथ पूछा, आज भी आपकी मदद चाहिए? मुझे क्या मिलेगी? मैं हाँ बोलूं या ना, कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी हामी में सिर हिला दिया और वह मेरे साथ चल पड़ी। आज चुप नहीं थी, वह बोले ही जा रही थी, जैसे मेरे आने का ही इंतजार कर रही हो कि क्या क्या बताना है, क्या पूछना है। मानो उसने सब कुछ पहले से ही सोच रखा हो। मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह टाइप के सवालों के तीर एक एक करके वह मेरी तरफ चलाती जा रही थी। उसके ना खत्म होने वाले सवालों की पोटली को भरते हुए मैं कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ा जा रहा था। मैंने उस स्त्री से कहा, इतनी रात को आप अकेली घर से बाहर निकलती हो? किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए। फिर उसकी तरफ देख उसे सवाल किया, आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन है? उसने हंसकर केवल यही कहा कि क्या करिएगा जानकर, बस जब मिलना हो इसी वक्त इस गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी। और ठहाके लगाकर हंसने लगी। इस तरह के जवाब की मैंने कल्पना भी ना की थी। ऐसा सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़ते रहे। तभी उसने अपने कांधे पर लटकाए थैले में हाथ डालकर कुछ निकाला। अपनी मुट्ठी में उसने कुछ छिपा रखा था, कुछ तो था। उसमें क्या पता नहीं, उसकी इस हरकत को मैं समझ नहीं पाया। और तभी उसने मुझसे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। उसकी बंद मुट्ठी की तरफ देख मैंने प्रश्न किया, क्या है इसमें? मुस्कुराकर वह मुझसे मेरा हाथ आगे करने का जिद करती रही। जब उसने अपनी बंद मुट्ठी न खोली तो मैंने भी साफ साफ इनकार करते हुए कहा, हम लोग जानते ही कितना है एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी से मैं तो कुछ ना लूं। जब मैं नहीं माना तो अंततः उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में वही चमकती हुई अंगूठी थी जिसे पिछली रात मुझे पहनाने का असफल प्रयास किया था। मैंने उसे समझाया कि अगर आप दिन में यह देती तो मैं शायद लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए और ऊपर से यह अंगूठी देखने में ही बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा ना में जवाब सुनकर उस स्त्री की आंखें तंज हो गईं। अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा कि मैं आपकी पूरी जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूं और आप हो कि अपनी अभावपूर्ण जिंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। अपनी तीखी होती आवाज से उसने कहा, आप इस अंगूठी को एक बार पहनकर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी, सारे दुख तकलीफों से ऊपर। पर मैं अपनी ही बातों पर अडिग रहा और उसकी एक भी बात सुनने या मानने को तैयार ना हुआ। ऐसे करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अचानक वह स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई, पर मुझे आगे बढ़ते रहने को कह खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ी तो मैंने प्रश्न किया, क्या हुआ, आप वापस क्यों जा रही हैं? मेरे प्रश्न का बिना कोई उत्तर दिए वह लौटने लगी। उसका ऐसा रवैया मुझे बड़ा ही विचित्र लगा कि जब उसे कहीं जाना ही ना था तो आखिर क्यों आई मेरे साथ गली के इस छोर तक। हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कह गई कि जब कभी मिलना हो या यह अंगूठी चाहिए तो इस गली से गुजरना, मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं कुछ ना बोला और तेजी से उस गली से बाहर निकल मुख्य मार्ग पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी से समूचा सड़क नहाया हुआ था। रात के सन्नाटे में उस सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर मैं अब थोड़ा राहत महसूस करने लगा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मन में सवाल भी उठ रहे थे। गली को पीछे छोड़ मैं कंक्रीट वाली मुख्य सड़क पर निकल तो आया, पर उस स्त्री की उलझाऊ बातें मेरे जहन में चहलकदमी करके दम बद में बेचैन कर रही थी। आखिर कौन थी वह स्त्री? उसकी मंशा क्या थी? उस अंगूठी में ऐसी क्या ही बात थी जो मुझे पहनाने की खातिर जिद पकड़कर बैठ गई? वह हर बार गली के मुहाने तक आकर आखिर वह वापस क्यों लौट जाती रही? ऐसे अनसुलझे ढेर सारे सवालात थे जो रास्ते भर मुझे परेशान करते रहे, और अंततः अपने घर की दहलीज पर आकर मैंने राहत भरी सांस ली। घर पहुंचकर उन फालतू की बातों से तो निजात मिला, पर अब शदीद ज्वर ने मुझे अपने कब्जे में जकड़ लिया था। पत्नी राधा से नजरें बचाकर मैंने दवाई निगली और चुपचाप बिछावन पर आकर लेट गया। लेकिन फिर मैंने अपने आप को उसी जगह पर उसी गली में खड़ा हुआ पाया। वह चारों ओर भयंकर सन्नाटा था। रोशनी के नाम पर केवल चांद की हल्की हल्की दूधिया रोशनी पूरे वातावरण में फैली हुई थी। वहीं थोड़ी पहले जो कुत्ते मुझे नजर नहीं आ रहे थे, वही कुत्ते वहां पर अब मुझे देखकर भौंक रहे थे। वह कुत्ते दिखने में काफी भयानक दिख रहे थे, जैसे कोई राक्षस है उनके अंदर घुस गया हो और मुझे फाड़ कर मेरा खून पीने के लिए तड़प रहे हों।
मैं यह दृश्य देखकर अंदर से पूरा दहक उठा। मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ से निकल कर गया ही था, और अब दोबारा मैं इस जगह पर कैसे पहुंच सकता हूँ। मैं वहां से अपने घर की ओर का रास्ता देखने लगा और मुझे उस गली से थोड़ी मुख्य रोड दिखाई देने लगी। मैं उस मेन रोड को पकड़ने के लिए वहां से भागने लगता हूँ। मैं बस दौड़ा जा रहा था अपने पूरे जोश के साथ, लेकिन वह गली है कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मुझे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी सी हुई महसूस होती है, और जब आवाज़ और तेज़ होती है तो मुझे ध्यान में आया कि यह तो उसी औरत की आवाज़ है जो मुझे 2 दिन से लगातार इस गली में मिल रही है। मेरी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस दौड़ा जा रहा था अपनी पूरी ताकत के साथ, लेकिन न तो वह गली खत्म होने का नाम ले रही थी और न ही उस औरत की वह हंसने वाली आवाज़ थम रही थी। जब काफ़ी दूर दौड़ने के बाद भी गली खत्म नहीं हुई तो मैं थक हार कर खड़ा हो गया। मैं खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए, और यह मेरी पीछे जो स्त्री है, आखिर यह चाहती क्या है। जब मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, वह औरत एकदम लाल लिबास में चमक रही थी। उस भयानक अंधेरे में भी उसके चेहरे पर रोशनी चमक रही थी। दिखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन जब वह मुंह फाड़कर हंसती तो काफी भयानक लग रही थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर आगे बढ़ती जा रही थी और बोले जा रही थी कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। मैं कब से तुम यह कह रही हूं कि यह अंगूठी पहन लो, लेकिन तुम हो कि मेरी अंगूठी पहन ही नहीं रहे हो। अगर तुम एक बार मेरी इस अंगूठी को पहन लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जिस जिंदगी में अभी तुम जी रहे हो वह नरक से भी बदतर है। इस अंगूठी को पहन लोगे तो तुम्हें मेरी जैसी ऐसी ना जाने कितने ही सरा और मिलेगी। बस तुम एक बार यह अंगूठी पहन लो। लेकिन उसकी आवाज़ें मेरे ऊपर कोई असर नहीं डाल रही थी। मैं तो अपने ही सवालों से अंदर ही अंदर रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ से निकल गया था, लेकिन दोबारा ये औरत मेरे सामने कैसे आ सकती है। मैं उससे बोला कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो तुमको मना किया ही था कि तुम्हारी दी हुई अंगूठी बिल्कुल नहीं पहनूंगी, और मुझे ज़रा ये बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ से चला गया था, अब दोबारा मैं इस जगह पर कैसे पहुँच गया। मेरे इतना बोलते ही वह औरत फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, लेकिन इस बार वह हंसी धीरे धीरे एक भयानक आवाज़ में बदलने लगती है। वह चेहरा जिसे देखकर मैं मदहोश हो रहा था, वह चेहरा धीरे धीरे एक भयानक चेहरे में बदलता जा रहा था, और वह अपने मुंह को मेरी ओर बढ़ाती जा रही थी। मैं अपने पैर धीरे धीरे पीछे की ओर खींच रहा था। इस वक्त मेरे पूरे शरीर का खून सूख चुका था। मेरे पैरों में चलने की हिम्मत नहीं बची थी। हलक से आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। चेहरा पसीने में ऐसा हो गया था जैसे तो अभी नहाकर निकला हूं। धीरे धीरे वह चेहरा और भयानक होता है, और किसी शेर के मुंह के जैसे वह चेहरा फाड़ने लगता है और मेरे चेहरों को अपने अंदर निगलने की कोशिश करते हुए झट से मेरे ऊपर आ गिरता है। मैं जोर से चिल्ला उठता हूँ। अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं। सामने देखा तो मेरी पत्नी राधा मेरे माथे पर ठंडी ठंडी पट्टियां रख रही थी। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो ये एक सपना था। मुझे लगा कि आज तो मेरी जान सच में निकल गई है। शायद मेरी पत्नी राधा को मेरी बुखार की भनक लग चुकी थी, तभी तो वह मेरे माथे के ऊपर ठंडी पट्टियां रखने लगी थी। अचानक मुझे ऐसे घबराते हुए देखकर राधा ने कहा, 2 दिनों से आपकी तबीयत नासाज लग रही है, कल चलकर किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए। राधा की बातों के जवाब में मैंने केवल हां में सिर हिला दिया और आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। उसने भी फिर आगे कोई टोका टाकी नहीं की। अगली सुबह नींद खुली तो ज्वर से तो निजात मिल चुका था, पर सिर भारी सा लगा, इसलिए आंखें मूंद निढाल सा बिस्तर पर ही पड़ा रहा। राधा ने ही फिर बच्चों को तैयार कर उन्हें स्कूल पहुंचाया। लौटकर जब वह वापस आई तो रसोई के काम जुट गई। मैं अभी तक बिस्तर पर ही उन्हीं पड़ा हुआ था। आज काम पर भी जाना मुश्किल ही लगा। पत्नी की निगाहें रसोई से मेरी थाह लेती रहीं और अपने काम निपटाकर वह मेरे सिरहाने आकर बैठी और बोली, कुछ बात है क्या? पिछली 2 रातों से आपको परेशान देख रही हूं। जैसे उसे मेरे साथ बीती सारी बातों की थाह लग चुकी थी। मैंने भी कुछ छिपाना मुनासिब ना समझा और बीते 2 रातों से उस गली में घट रही सारी घटनाओं को जस का तस बता डाला। सारी बातें सुन राधा के स्मित चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थीं, पर अपने अजाब को भीतर छिपाकर उसने मुझे चिंता न करने की सलाह दी और वापस से गृह कार्य में तल्लीन हो गई। मैं भी पलक झाप बिछावन पर लेटा रहा। थोड़ी ही देर बाद राधा की आवाज लगाने से मैंने अपनी आंखें खोली। नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैंने घर पर किसी को बुलाया है। मेरे पूछने पर उसने बस इतना कहा कि जब आए तब खुद ही देख लीजिएगा।
सच में घंटे भर बाद दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अलख निरंजन घर की चौखट पर खड़े कुलपुरोहित की आवाज लगाने से मैंने उधर पलटकर देखा। पत्नी राधा ने उन्हें घर के भीतर बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और बैठने के लिए आसन दिया, पर कुलपुरोहित की नजर जैसे मुझ में कुछ तलाश रही थी। बड़े ध्यान से वह मुझे ही घूर रहे थे। राधा ने पुरोहित जी के आगे जलपान परोसा और पेट भर भोजन कराया। तत्पश्चात मेरी तरफ देख इशारे से उन्हें कुछ बताने की कोशिश करने लगी, पर जैसे कुल पुरोहित की टोन हाई आंखों ने मेरे मन की सारी बातें पढ़ ली थीं और पलकें ढप उन्होंने राधा को शांत रहने का इशारा किया। वह मुझसे बोले, बेटा, पिछले रातों में घटी सारी बातें मुझे विस्तार से जाननी है। मैंने भी फिर कुछ नहीं छिपाया और हर एक बात विस्तार से उन्हें बता दी। सारी बातें सुन कुलपुरोहित के चेहरे पर रक्त साफ झलक लगी थी, पर संयम से काम लेकर उन्होंने अपने चित्त की निर्मलता को भंग ना होने दिया। आंखें मूंद कुछ देर अंतर ध्यान रहे और फिर थैले से मुट्ठी भर भभूत निकालकर मेरे ललाट पर मल दिया। मेरे समीप बैठी राधा की कौतुक निगाहें अनिमेष उन्हें निहारती रहीं। कुछ पल कमरे में सन्नाटा पसरा रहा और फिर कुलपुरोहित की बातों से उस में जाग पड़ गई। पुरोहित जी ने बताया, तुम्हारी मुलाकात एक जिन्न से हुई थी। जिसके बाद थोड़ी देर तक वहां सन्नाटा पसरा रहा। पुरोहित जी ने गंभीर होते हुए आगे बोलना शुरू किया। गली का आखिरी छोर ही उसका अंतिम दायरा था, इसीलिए वह उससे आगे नहीं बढ़ पाई। हवा में फैली वह भीनी खुशबू या अचानक से ठंड का वह एहसास और कुछ नहीं उस जिन्न की उपस्थिति का प्रमाण था। अपनी अंगूठी के माध्यम से वह तुम्हें उस पारलौकिक दुनिया में लेकर जाना चाहती थी। अगर भूल से भी तुमने वह अंगूठी पहन ली होती तो बड़ा अनिष्ट हो जाता। उनकी बातें सुन मैं भीतर तक कांप उठा था। राधा ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने बताया, अब भयभीत होने वाली कोई बात नहीं, खतरा टल गया है। पर हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में भूलकर भी उस गली में कदम मत रखना। अभी तक उस जिन्न ने तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार के आकर्षण से मात्र अंगूठी के सहारे अपने साथ ले जाने की प्रयास किया। बड़े खुशकिस्मत निकले कि तुम उस गली के आखिरी छोर यानी जहां उसका दायरा खत्म होता है वहां पहुंच गए। इसीलिए वह कुछ ना कर पाया और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। पुरोहित जी की बातों पर मैंने उन्हें टोक कर पूछा, पर पुरोहित जी, उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब का क्या? प्रश्न सुनकर पुरोहित जी मुस्कुराए और मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने उस गली में उस स्त्री के सिवाय किसी इंसान को देखा था? फिर अपने प्रश्न का जवाब खुद ही देते हुए उन्होंने कहा, नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि उस गली में रहने वाले लोगों को इस बात की जानकारी पहले से ही है, जिसकी वजह से रात्रि में कोई नहीं निकलता सिवाय कुत्तों के। पुरोहित जी को बीच में ही रोकते हुए मैंने कौतवश उनसे प्रश्न किया, पुरोहित जी, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। पहले दिन जब मैंने उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते मुझ पर भौंक रहे थे, पर अगले दिन जब मैं फिर से उस गली में घुसा तो कुत्तों का नामो निशान भी ना था। तो क्या वह सब उस स्त्री का भ्रमजाल? कहते मैं चुप हो गया। वह बोले, तुमने सही समझा, वह उस स्त्री यानी जिन्न का भ्रमजाल ही था। जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। वह किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बड़ी आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि उसके चंगुल से बच निकले, और हो सके तो कुछ दिन के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह की लगवा लो, ताकि शाम होने से पहले ही घर लौट सको, पुरोहित जी ने हिदायत देते हुए कहा। फिर पुरोहित जी ने अपने थैले में हाथ डालकर कुछ निकाला, पर इस बार वह अंगूठी नहीं थी, एक ताबीज थी। उस पर मंत्र फूंककर उन्होंने उसे मेरी तरफ बढ़ाया। इस बार मैंने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि अपनी बांह आगे बढ़ा दी। उन्होंने मंत्र उच्चारण के साथ उस ताबीज को मेरी बाजू पर बांधते हुए कहा, इसे हमेशा बांधे रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उतारना मत। फिर हम पति पत्नी को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पुरोहित जी चले गए। मैं ठहरा, पढ़ा लिखा और ऊपर से शहर में रहने वाला इंसान। जन्नत प्रेत जैसी बातों पर मैंने आज तक कभी यकीन नहीं किया। जैसा कि मैंने गली में मिली उस स्त्री या तथाकथित जिन्न को भी बताया था कि किसी भी दोखी अनसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मेरा दिमाग पुरोहित जी के द्वारा कई बातों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था, पर उस गली में मैंने जो भी अनुभव किया उसे सामान्य भी तो नहीं कहा जा सकता। परिदृश्य को देखने के नजरिया हर किसी का अलग अलग होता है। हर इंसान अपने हिसाब से परिस्थिति का आकलन करता है। यह जरूरी भी नहीं कि वह आकलन हर बार सच्चाई से मेल खाता ही हो। अब क्या सच है और क्या झूठ,
यह ना तो मैं जानता था और ना ही पुरोहित जी। यह तो सिर्फ ईश्वर को ही पता था, या फिर उस स्त्री को। पर एक बात तो थी, पुरोहित जी के तर्क भरे उत्तर से उस गली में घटी सिलसिलेवार घटनाओं और उस स्त्री के बारे में मेरे मन मस्तिष्क में उठते ढेरों सवालों पर अब विराम लग चुका था। हालांकि पुरोहित जी की बातें सुन मैं बहुत डरा हुआ था, जिसकी वजह से भूलकर भी अब उस गली में जाने की मेरी हिम्मत ना थी। आज उस घटना के करीब 15 साल होने को है। उस गली के पास से मैं अनेकों बार गुजरता हूं, पर आज भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती। मन मस्तिष्क में बस यही एक सवाल घूमता है कि सच में वह स्त्री थी या चुड़ैल। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई और भयानक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी डरावना अपडेट मिस ना हो।